हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका आज के एडिटोरियल डिस्कशन में, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं तीन बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल। एक जो बात करेगा वुमेन रिप्रेजेंटेशन के बारे में, जो कि डेटा है कितनी महिलाएं लोकसभा में हैं, क्या दिक्कतें हैं वुमेन रिप्रेजेंटेशन को लेकर, और दूसरा एससीओ के बारे में, और तीसरा एक नया एक्सेस उभरता हुआ दिख रहा है हमें चाइना का। इन तीनों को डिस्कस करेंगे इस सेशन में। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं पहले आर्टिकल के साथ। तो पहला आर्टिकल बात करता है व्हाई एंड वेयर आर वुमेन इन इंडियन पॉलिटिक्स, यानी भारतीय पॉलिटिकल पार्टीज में वुमेन रिप्रेजेंटेशन इतनी कम क्यों है। अब जीएस पेपर 1 में रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन में सीधा टॉपिक है ये, तो हर लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो आज के टॉपिक में हम क्या करेंगे डिस्कशन में कि जब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे तो एक ही पेज में उसको कंप्लीटली रिवाइज कर लेंगे, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, यानी जो इंपॉर्टेंट नोट्स आपको मिल रहे हैं वो पॉइंटर्स, जो डेटा पॉइंट्स हैं वो आपके साथ एक साथ रहें। वो डेटा बाद में अपने साथ या तो लिख लें या बाद में आप उसको कॉपी पेस्ट करके अपने साथ एक साथ जमा कर लें कि आर्टिकल का जो भी कोर कंटेंट है वो एक पेज में ही समराइज हो जाएगा आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है कि वुमेन जो यूपीएससी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑब्वियसली अपार्ट फ्रॉम देयर ओन एग्जिस्टेंस, तो इसमें कुछ कोर डेटा आपको पता होना चाहिए कि कितनी महिलाएं भारतीय संसद में भी हैं, उनकी क्या रिप्रेजेंटेशन है, और पॉलिटिकल पार्टीज में उनकी क्या रिप्रेजेंटेशन है। तो ये आर्टिकल बात करता है एक कॉन्टेक्स्ट में। कॉन्टेक्स्ट ये है कि गुजरात में भी इलेक्शंस होने वाले हैं और जो 40 नए डिस्ट्रिक्ट हैं उसको लेकर कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी करी कि 40 नए जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस के गुजरात के, वो लिस्ट जारी करी। उनमें केवल एक महिला को जगह दी गई, यानी 40 में 39 जो उनको अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाने थे कांग्रेस को, उनमें इन्होंने केवल पुरुषों को चुना। और बीजेपी भी कोई विशेष स्थिति में नहीं है, बीजेपी ने 2 को चुना है और कांग्रेस ने 1 को चुना है। तो 1 वर्सेस 2, यानी इतनी बड़ी विधानसभा में, इतने बड़े राज्य में आपको महिलाएं नहीं मिल रही अपनी पार्टी को लीड करने के लिए। और जो महिला एक कांग्रेस में चुनी गई उनका नाम सोनल पटेल है, जिन्होंने खुद बोला कि वो काफी डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि उम्मीद थी कि और महिलाओं को भी मौका दिया जाएगा। अब सीधी सी बात है कि उनको मौका क्यों नहीं दिया जा रहा, क्या बैरियर्स हैं वुमेन एंट्री को लेकर, क्यों उनको लीडरशिप रोल्स में मौका ही नहीं मिल रहा है, और इसी की वजह से कैसे भारत में जब इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज में ही वुमेन की एंट्री नहीं होगी तो इंडियन पार्लियामेंट में उनकी एंट्री कैसे होगी। तो इसका मतलब यह है कि 2 तरह की समस्याएं हैं। एक जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसकी दिक्कत है, और जो पॉलिटिकल हायरार्की है उसकी समस्या। यानी आपको पॉलिटिकल पार्टी में ही ऊपर नहीं जाने दिया जाता। अब उसमें अगर आप कायम नहीं करोगे, अगर आप उसमें आप ऊपर नहीं जा पाओगे तो कभी आपको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिल ही नहीं पाएगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में पहले देखते हैं कहाँ है महिलाएं भारतीय पॉलिटिकल पार्टीज में। 2023 में इंडिया में एक वुमेन रिजर्वेशन बिल आया जिसका सभी ने स्वागत किया, लेकिन स्वागत होने के बावजूद और पास होने के बावजूद, जब सब एग्री करे थे उसके बाद भी, जिसमें 33% आरक्षण की बात की गई है महिलाओं की, उसके बावजूद टेक्निकल कारणों से ये 2029 तक अप्लाई ही नहीं हो पाएगा। और सबने इसको सपोर्ट किया था। लेकिन भाई पार्लियामेंट में 33% वुमेन तभी आएंगी ना जब आप पहले अपनी पॉलिटिकल पार्टीज में उनको जगह दोगे। जब वो पॉलिटिकल पार्टीज को लीड करेंगी तभी जाकर वो चुनाव लड़ पाएंगी, तभी उनको टिकट मिलेगी और तभी वो चुनकर आ पाएंगी। अगर वो प्रोसीजर फॉलो नहीं होता है और केवल आपको पता लगा कि इतनी सीटें रिजर्व कर दी गई महिलाओं के लिए, तो केवल जो पति है उसकी जगह पत्नी चुनाव लड़ेगी और असल में पीछे से जो पति है वो सब कुछ हैंडल करेंगे। तो इसलिए ये एक बड़ी बात है, एक बड़ी समस्या है। पिछले 13 सालों में जब बिल आया था पिछले बार हाउस में तो बहुत दिक्कतें हुई थी, लेकिन आज वो बिल 2023 में और 24 में आराम से पास होता है। ये दिखाता है कि वुमेन का जो रोल है वो पॉलिटिक्स में दिख रहा है सबको, कि वो बड़े वोटर्स हैं, एक चंक ऑफ वोटर्स हैं, तो उनको सब केटर करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी पॉलिटिकल पार्टीज की संख्या और पॉलिटिकल पार्टीज में महिलाओं की संख्या बहुत कम है। बिल पास हुआ, असेंबली इलेक्शन हुए, 14 राज्यों में इलेक्शन हुए हैं उसके बाद से, जब से बिल पास हुआ है, लेकिन केवल 10% ही महिलाएं कैंडिडेट वहां पर भेजी गई। और जब महिलाओं को 10% सीटों पर ही लड़ाया जाएगा, उनकी रिप्रेजेंटेशन इतनी कम होगी, तो वो चुन के भी कम आएंगी। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो जो रेंज है एमएलएस की अक्रॉस द स्टेट्स जहां जहां इलेक्शन हुए, तो जम्मू कश्मीर 4.9% वुमेन है, उड़ीसा में 13.9, और ये संख्या अरुणाचल में भी 4.9 ही है। तो इसका मतलब ये है कि महिलाओं की संख्या बहुत कम है लेजिस्लेचर असेंबलीज में जो वो चुन के आती है। वजह क्या है इसके पीछे? वो चुन के इसलिए नहीं आ रही क्योंकि चुनाव में उनको टिकट ही नहीं मिल रही। प्लस ये हो गई स्टेट असेंबलीज की बात। जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव में केवल 9.6% कैंडिडेट्स जो थी वो महिलाएं थी, और ये दिखाता है क्लियरली कि पॉलिटिकल पार्टीज उनको सीट ही नहीं दे रही लड़ने के लिए। तो जो वुमेन रिप्रेजेंटेशन की बात पार्लियामेंट में बिल पास करा के हर पार्टी ने बोली थी, इन रियलिटी
वो उस कमिटमेंट पे खड़े उतर ही नहीं रहे। वो केवल तभी महिलाओं को सीट देंगे या चुनाव में टिकट देंगे जब मजबूरी है, बाय लॉ उनको ऐसा करना पड़ेगा। अब इस चीज़ को लेकर सवाल ये उठता है, जब अगला सेंसस आएगा तब ये इम्प्लीमेंट होगा तो 29 में सीटें मिलेंगी, लेकिन तब तक सवाल ये कि वो महिला लीडर्स डेवलप हो पाएंगी, उनके पास लीडरशिप एबिलिटीज आ पाएंगी अगर यही स्थिति बनी रही तो इस आर्टिकल में ये बात की गई है कि कुछ तो एनकरेजमेंट हुई है, लेकिन इसके बावजूद इस आर्टिकल में बात प्राइमरीली की गई है कि ज़रूरत है कि कैसे जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं जहां पर महिलाओं को लीडरशिप का रोल मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल इसमें बोला है कि केरला में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है, उसने 2 महिलाओं को अपनी नेशनल लीडरशिप में जगह दी, जो पहली बार हुआ इनके 75 साल के इतिहास में, जो क्लियरली ये दिखाता है कि कैसे वुमेन रिप्रेजेंटेशन को आप बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, आपको एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा कि महिलाओं को स्थान आपको देना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी ने खुद का अपना शक्ति अभियान शुरू किया, जिसके तहत वो महिला सशक्तिकरण पर काम कर रही है। बीजेपी ने अपने कैडर में महिलाओं को और जगह देने की बात की है। अब देखिए, आमतौर पर जब आप कोई आर्टिकल पॉलिटिकल पढ़ते हैं तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, पॉलिटिकल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, पर ये महिला भागीदारी की बात है तो ये आर्टिकल हालांकि पॉलिटिकल पार्टीज का नाम ले रहा है, लेकिन ये क्योंकि एनालिसिस है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसलिए अब जरूरत है, इस आर्टिकल के तहत बताया गया कुछ कदम हमें उठाने पड़ेंगे, तभी जाके चीजें रिजॉल्व हो पाएंगी। पहली बात, भारत को पॉलिटिकल पार्टीज को रियलाइज करना होगा कि उन्हें अपने अंदर लीडर्स डेवलप करने पड़ेंगे, महिला लीडर्स जो एस्पिरेशनल हो, यानी जो उस लेवल पर आकर लीडरशिप रोल प्ले करना चाहती हैं, और उनको मौका देना पड़ेगा। उन्हें एस्पिरेशनल लीडर्स ढूंढना पड़ेगा जिनके अंदर पोटेंशियल है कि वो लीड कर पाए, या तो वो पार्टी कैडर में ढूंढे या फिर वो पार्टी के बाहर निकलकर लोकल लेवल्स पे देख सकते हैं। क्योंकि 73वीं और 74वीं जो बाद में संशोधन हुआ था पार्लियामेंट का, उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन हुआ और वहां पर पंचायतों में तो खासतौर पर महिलाओं के लिए 50% तक आरक्षण है। तो वहां कई ऐसी महिला लीडर्स हैं जिनको आप पॉलिटिकल पार्टीज में जोड़ सकते हैं और जो आगे लेकर आ सकते हैं जिनको आप, तो वहां पर अपॉर्चुनिटी होगी। अभी वर्तमान में जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें महिलाओं के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। तो जो महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में एक्टिव हैं, एनजीओज में एक्टिव हैं, जो पंचायत में एक्टिव हैं, आप उनको टिकट्स देकर या उनको अपनी पार्टी के साथ जोड़ सकते हैं। अगर सीधा टिकट नहीं भी दे रहे तो उनको ग्रूम कर सकते हैं। दूसरा, एक बार आपने किसी को आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ ये महिलाएं जिनके अंदर वो एस्पिरेशंस हैं, वो पोटेंशियल है, देन यू विल हैव टू पुट देम इनटू द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जो आपकी पूरी की पूरी व्यवस्था है उसमें उनको इंक्लूड करना पड़ेगा ताकि उनके लिए अपॉर्चुनिटी हो और वो सीख सकें लोकल लीडर से और बाकी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से कि कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो उससे वो सीखेंगी और वो पार्टी के अंदर अपना स्कोप भी डेवलप करेंगी। एक बार आपने आइडेंटिफाई किया महिलाओं को, दूसरा उनको जगह दी, तीसरी बात आती है कि आपको अपने पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ही एक कोटा सिस्टम लगाना पड़ेगा कि भाई हमारा टारगेट ये कम से कम हमारी 33% जो टिकट्स हैं वो महिलाओं को दी जाएंगी, या पहले 25% ही मान लो। तो उसके लिए इंटरनली आपके पॉलिटिकल लीडर्स जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हैं या ब्लॉक लेवल पर हैं उनमें कितनी महिलाएं हैं, इसकी टारगेट पार्टी लीडर्स को सेट करनी पड़ेंगी, ताकि जो लोकल ऑफिस बेरर है उनको पहले पता रहे कि हमारी इतनी महिला तो होनी ही चाहिए। जैसे आइसलैंड या फिनलैंड की बात करें, साउथ अफ्रीका, यूके या न्यूजीलैंड की बात करें, यहाँ पर पॉलिटिक्स में अच्छी रिप्रेजेंटेशन है बिना कोटाज के भी, कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने खुद से ही अपने पार्टी के अंदर ये कोटा सिस्टम लागू हुआ कि हम इतनी महिलाओं को तो जगह अपनी पॉलिटिकल पार्टीज में देंगे ही देंगे। मान लें अगर बीजेपी में 60% जो आज उनके जिला अध्यक्ष हैं या उनके ब्लॉक लेवल के अध्यक्ष महिला होती, तो निश्चित रूप से उनको टिकटें ज़्यादा मिलती, वो ज़्यादा टिकटें मिलती तो ज़्यादा वो इलेक्शन जीत के आती है। सभी पार्टीज में सेम फॉर्मूला फॉलो होता। तो पार्टीज को पहले अपने खुद के लिए टारगेट सेट करना पड़ेगा 10 से 15% का, उसके बाद वो उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज करेंगे हाँ जिन्होंने अच्छा काम किया है जिस पद पर उनको फिर टिकटें मिले। तो इससे चीज़ें इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाएंगी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ही। एक बार पार्टीज ने सिस्टम अडॉप्ट कर लिया, उसके बाद आप देखेंगे कि वो अपने आप डिसीजन मेकिंग बॉडीज में उनको स्थान देना शुरू कर देंगे, यानी जहां निर्णय लिए जाते हैं, ना कि केवल आपने साइड वाइड के इधर उधर कामों के लिए रखा हुआ। तो वो एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। ऑस्ट्रेलिया में लेबर पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो स्टेट ब्रांचेस हैं उनको या तो वुमेन ऑफिसर्स को या जो इक्विटेबल वुमेन की पार्टिसिपेशन हो सकती है वुमेन की पार्टी में, उस पर ध्यान देना जरूरी है, उसको प्रायोरिटाइज करना जरूरी है। तो एग्जाम्पल ये है, हम ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल लें या साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल लें या न्यूजीलैंड का एग्जाम्पल लें, जहां आपको क्लियरली दिख रहा है कि महिलाओं को जगह दी जा रही है विद इन द पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रक्चर। और पांचवा, ज्यादा महिलाएं जैसे आएंगी तो उनके लिए स्पेस भी क्रिएट वैसा करना पड़ेगा। जैसे कनाडा में लिबरल पार्टी है, जूडी लमार्श फंड है, जिसके तहत जो महिला कैंडिडेट्स होती हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है चुनाव लड़ने के लिए, या उनको कोई इसमें सहायता चाहिए तो उसके लिए। कई देशों में पॉलिसीज है, कोड ऑफ कंडक्ट है, जिसके तहत सेक्सुअल हरासमेंट या महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न होता है उसे रोका जा सके। आपको इसी प्रकार से मेल लीडर्स को ये भी तैयार करना पड़ा कि वो ये ना डरे कि भाई उनके हाथ से ताकत चली जाएगी अगर कोटा आ गया तो।
उनको बताना चाहिए कैसे महिलाएं भी उनके लिए एलाइज हो सकती हैं और मिलके वो जिस डेवलपमेंट की कोशिश करना चाह रहे हैं वो हो पाएगा देश के लेवल पर। तो राइट कल्चर, राइट इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट पॉलिसीज आनी चाहिए जहां पर एक सपोर्ट सिस्टम भी हो कि महिलाओं को आपने पहले कल्चर डेवलप किया, उनको इंक्लूड किया, उनको आइडेंटिफाई किया, फिर उनको अपलिफ्ट करके आप डिसीजन मेकिंग रोल्स में लेके आए, फिर आपने ऐसी पॉलिसीज बनाई ताकि वो एनकरेज हो गया हमें भी पार्टिसिपेट करना है, और ऐसा सपोर्ट सिस्टम बनाया ताकि वो अपने आप को सस्टेन कर पाए। ठीक है, नहीं तो एक महिला जो एक गांव से है कभी वो पार्टी मीटिंग कर पाएगी जो शहर में है 200 किलोमीटर दूर। तो आपको ऐसा एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा कि ऐसी महिलाएं और ये लीडर्स, ये जो उनकी जो हेड्स हैं या जो अभी कार्यकर्ताएं भी हैं महिलाएं, उनको भी स्पेस मिल सके। और ये देखने में बहुत ही बेसिक सी चीजें लग सकती हैं, पर अगर पॉलिटिकल पार्टीज ये कदम उठा पाती हैं तो उसका प्रभाव राष्ट्र भर में हमें नेशनल पार्लियामेंट में भी देखने को मिलेगा। और केवल वुमेन को आपको लेके नहीं आना है, उनके लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, सिस्टम्स क्रिएट करना है, तभी जाके हम इन चीजों का निवारण कर पाएंगे। अब इस आर्टिकल में ये वुमेन एंट्री की बात की गई है। अभी तक इसमें बोला गया कि भारत के साथ समस्याएं क्या है। समस्या ये है कि भारत में पॉलिटिकल पार्टीज ये कहती है कि भाई हम कोटा सिस्टम लागू नहीं कर सकते क्योंकि महिलाएं कम हैं। और महिलाएं कम क्यों है? क्योंकि महिलाएं आएंगी कैसे? उन्हें दिखता है कि कोई लीडर ही नहीं है महिला, उनको डर लगेगा भाई तो पुरुषों की पार्टियां हैं, हम कैसे जाएं? और क्योंकि महिलाएं नहीं है तो वो कहेंगे देखो महिला तो है ही नहीं तो हम उनको टिकट दे नहीं सकते। इट्स अ चिकन एंड एग प्रॉब्लम कि मुर्गा पहले आया, मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया। तो महिलाएं नहीं है इसलिए आप टिकट नहीं दे रहे, तैयार नहीं, और क्योंकि हमें टिकट नहीं दी इसलिए महिलाएं आना नहीं चाहती हैं। तो इसीलिए यहाँ बात की है डिसेंट्रलाइज सिस्टम से, जहां पे पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ही उनको कमिट करके ऐसा कोटाज लाना चाहिए। तो भारत में काफी समय से ये अवेटेड है और पार्टीज को खुद से अटेम्प्ट लेने पड़ेंगे, तभी जाकर वो एक पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश कर पाएंगे जो भारत में हम स्टैब्लिश करना चाहते हैं, जहां सभी वर्गों को जगह मिल पाए। ठीक है, अब अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम केवल लास्ट मिनट मेजर्स लेंगे, रिजर्वेशन लेंगे। रिजर्वेशन में जैसे मुखिया पति एक समय या सरपंच पति का कॉन्सेप्ट हुआ करता था कि आपने रिजर्वेशन दे दी पंचायत लेवल पर महिलाओं को, पर क्योंकि उन्होंने कभी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ली ही नहीं थी तो असल में वो केवल स्टैंप भी उनका जो था ठप्पा मारने वाला उनका पति लेके घूमते रहते थे, वही साइन करके ठप्पा मार के डिसीजन लेते थे। तो उससे निकलना है तो जरूरी है कि अभी से ही आप पॉलिटिकल पार्टीज में सिस्टम बिल्ड करें। अब देखिए यहाँ पर कुछ जो इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स है वो आपको पता होना चाहिए कि इस बार 24 के लोकसभा में क्या है। आपकी 13.6% वुमेन एमपीज हैं, जो कि डिक्रीज है 2019 के मुकाबले, जहां 14.9% वुमेन आपकी एमपीज थी। इस बार केवल 13.6 एमपीज आपकी वुमेन एमपीज हैं। ठीक है, स्टेट असेंबलीज की बात करें तो केवल 9% वुमेन कैंडिडेट्स होती हैं और किसी भी स्टेट में 20% से ज्यादा वुमेन एमएलएज नहीं है। ठीक है, पार्टी अपॉइंटमेंट्स भी कम है। ग्लोबल रैंकिंग के हिसाब से इंडिया 185 में 143वें नंबर पर आता है, जो बहुत बुरी स्थिति दिखाता है महिलाओं की पार्लियामेंट में और ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन में। तो इसका मतलब हम बहुत पीछे। अब इस आर्टिकल को अगर हम समराइज करें तो हमें पता लगेगा कि क्या दिक्कतें थी। पहली बात, समस्या क्या है? अंडर रिप्रेजेंटेशन। डेटा क्या कहता है? लोकसभा में 13.6, स्टेट असेंबली में 9%, ग्लोबल रैंक 143 है हमारी। तो वो डेटा अगर आपको इंट्रोडक्शन में ऐड करना है तो सिंपल ये डेटा उठा के आप लिख सकते हो कि वुमेन रिप्रेजेंटेशन कितना कम है। लोकसभा में 13.6, स्टेट असेंबली 9% और ग्लोबल रैंक 143। तो ये डेटा याद रखिए। और क्यों, इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि रिजर्वेशन के लिए पब्लिक में सपोर्ट है कि भाई हाँ महिलाओं के लिए आरक्षण दे दो, पर आरक्षण देने से सॉल्व क्या होगा जब तक वो उस लेवल पे होंगी नहीं कि उस आरक्षण का फायदा वो उठा पाए। नहीं तो जो पति हैं वो अपनी पत्नियों को खड़ा कर देंगे। तो इसलिए वुमेन कैंडिडेट्स की कमी भी है, पब्लिक सपोर्ट भी है, फिर भी चीजें आगे नहीं बढ़ पा रही। इसके पीछे वजह क्या है? एक तो पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। क्या? विनेबिलिटी मिथ। पॉलिटिकल पार्टीज कहती है महिला लीडर्स जीत नहीं पाएंगी, उन्होंने पॉलिटिकल काम नहीं किया हुआ। जो जीतने वाले कैंडिडेट होते हैं हम उनको टिकट देते हैं, चाहे पुरुष हो या महिला हो, पर वो जीतने की स्थिति में तब पहुंचेंगे जब आप उनके लिए कोटा रखोगे, उनको पॉलिटिकल पार्टी में जगह बनाओगे, उनके लिए एनवायरमेंट क्रिएट करोगे जो उन्होंने डिस्कस किया। और उसके लिए चाहिए पॉलिटिकल विल, यानी आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे, कोटा सिस्टम अडेप्ट करना पड़ेगा, अपने पार्टीज के अंदर इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी लानी पड़ेगी जो आप लाने को तैयार नहीं। और वो नहीं लाओगे तो चीजें कैसे बदलेंगी? समाज में पैट्रियार्की है, स्टीरियोटाइप्स है, महिलाओं के पास डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो खुल के कभी इन चीजों में हिस्सा ही नहीं ले पाएंगे क्योंकि सिस्टम ऐसा है। तो आपको उसको तोड़ना पड़ेगा। इकोनॉमिक कारण है, कॉस्ट कलेक्शन बहुत हाई है, महिलाओं के पास ओनरशिप नहीं है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी है। तो ये चीजें हैं जिनकी वजह से महिलाएं इस स्थिति में है। तो इसका निवारण क्या है? इसका निवारण और जिम्मेदारी पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज ये डिसाइड करें कि हाँ हम इनको इंट्रोड्यूस करेंगे, इनको मौका देंगे, तब जाके चीजें रिजॉल्व हो पाएंगी। तो वे हेड क्या है? वो भी 3 है, लीगल, पॉलिटिकल और सोसाइटल। लीगल ये है कि आपने वुमेन रिजर्वेशन बिल पास कराया, नारी शक्ति वंदन अभियान,
आपने अधिनियम, आपने प्रोविजन लाया 33% रिजर्वेशन का, जिसमें आप सब रिजर्वेशन की भी बात कर रहे हो। जो रिजर्वेशन होगा उसमें SC ST वुमेन को भी रिजर्वेशन आप दोगे। इसमें बात ये भी की गई थी रोटेशनल बेसिस पर होगा वो। पर भाई सवाल ये है कि आज जो सीट ST वुमेन के लिए SC रिजर्व है, अगले चुनाव में हो सकता है वो ST वुमेन के लिए रिजर्व ना रहे। तो जो महिला कैंडिडेट वहां पर चुनाव जीती है, बिकॉज वो ST महिला है और उसको टिकट मिली और वो चुनाव जीती, उनको पता है अगले बार मेरी सीट शायद ये ST रही ही ना, तो मेरे हाथ से तो टिकट चली जाएगी, या फिर मैं लड़ूंगी और कोई और जीत जाएगा। तो फिर वो काम कैसे करेंगे वहाँ? ये एक भय रहेगा, काम करने का कोई इंसेंटिव नहीं है। तो उसके साथ ये भी दिक्कत है। और अभी ये कहा जा रहा है कि डिले हो रहा है 2029 तक का, और ये टोकनिज्म है। असल में ग्राउंड लेवल पे बदलाव नहीं आएंगे। पॉलिटिकल पार्टीज में आपको इसको रिजॉल्व करने के लिए सबसे पहले लीगल और कोशिश करनी पड़ेगी, कोटाज हो, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो, मेंटोरशिप हो, जो हमने पहले डिटेल में आज पढ़ा, और प्लस उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाए जैसे बाकी देशों में दिया जाता है, या बाकी देशों में जो प्रावधान है महिलाओं को रिप्रेजेंट करने का। ध्यान रखिए, ये जरूरी है। अगर ये होगा नहीं तो फिर महिलाएं आगे कैसे आएंगी? एंड देन यू नीड टू चेंज सोसाइटल माइंडसेट, और वुमेन लीडरशिप को प्रमोट करना पड़ेगा। अगर ये कदम उठाए गए तभी जाकर आप वुमेन रिप्रेजेंटेशन को आगे बढ़ते हुए भारत में देख पाओगे, वरना ये बहुत ही मुश्किल काम है। तो ये हो गई कोर बातें इस आर्टिकल की, इसको हमने समराइज कर लिया। तो अगर आप चाहें तो आप ये ये 2 पेजर जो आर्टिकल है, आपका एक तरह की समरी होगी इस पूरे आर्टिकल की। इसमें डेटा भी है और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भी आप अपने पास रख सकते हैं। अगला आर्टिकल बात करता है, राजनाथ सिंह ने रिफ्यूज किया कि वो SCO के ड्राफ्ट स्टेटमेंट पर साइन नहीं करेंगे। अब IR के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि जो बायलैटरल रीजनल ग्रुप है उसके लिहाज से टॉपिक बहुत रेलेवेंट है। अब SCO में हुआ क्या? पहली बात, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने वहां पर SCO की मीटिंग में एक ड्राफ्ट स्टेटमेंट हर मीटिंग के बाद आती है, हर समिट के बाद, उस पर साइन करने से मना कर दिया। उनका कहना यह है कि आपने जो डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया है ये बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टिव है और एक तरफा है। इस डॉक्यूमेंट में जो SCO ने पब्लिश किया, तो SCO के जितने मेंबर्स हैं उन सब के ऊपर आप बराबर नजर रखोगे, बराबर उनको पार्टिसिपेशन का मौका दोगे। वहां आपने पहलगाम अटैक को ओमिट कर दिया, पहलगाम टेरर अटैक की बात तक नहीं करी। लेकिन पाकिस्तान में जफर एक्सप्रेस हाईजैक हुआ था बलूचिस्तान में, आपने उसको मेंशन किया कि वो एक टेररिस्ट अटैक है। वो दिखाता है कि कैसे पाकिस्तान को फेवर किया जा रहा है, भारत के खिलाफ बदसलूकी की जा रही है। तो एक बड़ी समस्या है जिसको लेकर उन्होंने कहा कि हम इसको साइन नहीं करेंगे। अब ये इसके कई मायने हैं। इसके मायने ये है कि एक तो SCO में हमने अपने जो पॉलिसीज हैं, ये बोला कि हम पॉलिसी से पीछे नहीं हटेंगे। जहां हमने बोला है कि आप टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर, पाकिस्तान को हम आइसोलेट करेंगे, उस चीज से हम पीछे नहीं हट रहे हैं। ये भारत की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो भी दर्शाता है कि हम SCO में बैठे हैं, लेकिन अगर आप हमारे खिलाफ बात करोगे तो हम सपोर्ट नहीं करेंगे। अब SCO के क्या मायने हैं? देखिए, SCO असल में ग्रुप है 10 कंट्रीज का, इंडिया, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और बेलारूस। बेलारूस ने हाल में इसको ज्वाइन किया तो 10 हो गए हैं। कई जगह आपको 9 मिलेंगे क्योंकि बेलारूस रिसेंटली ऐड हुआ है। तो ये 10 देशों का समूह है। और SCO शुरुआत में हुआ था कहाँ से शुरू? शंघाई 5 से। 1996 में शंघाई 5 फॉर्म हुआ था, उससे ये शुरू हुआ था। जब डिसोल्यूशन हुआ USSR का 1991 में, उसके बाद USSR से कई देश टूट के अलग हुए थे। जो आज का सेंट्रल एशिया आप देख रहे हैं वो पूरा का पूरा हिस्सा पहले USSR का पार्ट हुआ करता था। USSR आपका ईरान से लेके रशिया जो था वो पूरा का पूरा हिस्सा ही आपका सेंट्रल एशिया का पार्ट था। 1991 के बाद ये नए रिपब्लिक्स बने थे, और ये जो रिपब्लिक्स बने इन्हें स्टान स्टेट्स कहते हैं, C5 कंट्रीज। और ये देश फंसे हुए थे 2 बड़ी कंट्रीज के बीच में, एक रशिया और एक आपका आ गया चाइना, जो मेजर कंट्रीज के बीच में ये रीजन है। तो ये रिसोर्स रिच रीजन है, लेकिन इनके पास ज़रा डेवलपमेंट नहीं हुई और उनकी स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ थी। तो शंघाई कोऑपरेशन एक स्टेप था कि इस रीजन में जो एक्सट्रीमिज्म है, जो विवाद है, मिलिटराइजेशन है, उसको रिजॉल्व किया जाए। तो इन इशूज़ को मैनेज करने के लिए ग्रुप बनाया गया। और SCO फिर 15 जो जून है 2001 में इसमें बन के तैयार हुआ। पहला और सबसे बड़ा यूरेशिया का एक ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन था। और SCO में बाद में धीरे धीरे और मेंबर्स जुड़ते गए। रशिया ने इंडिया के लिए जोर लगाया तो चाइना पाकिस्तान को ले आया, फिर ईरान और बेलारूस में इसमें एंट्री कर ली है। इनका एक मेजर इनिशिएटिव है रैट्स, रीजनल इंटर स्ट्रक्चर, जो बात करता है कैसे मीटिंग और एक्सरसाइज की जाए। तो ये तो हो गया SCO की बात। अब SCO में फैसला क्या किया गया? हर साल जैसे मतलब समिट के बाद एक ड्राफ्ट स्टेटमेंट आती है, इस पर सभी लोग साइन करते हैं। इंडिया ने बोला है कि टेररिज्म का जो डॉक्यूमेंट है ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, और ये जो है वो एक ग्रुप को प्रायोरिटाइज कर रहा है। और उन्होंने क्लियरली बोला कि ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम अटैक का यहाँ पर कोई बात नहीं की गई है, जहाँ पर विक्टिम्स को उनकी जाति नहीं, धार्मिक आइडेंटिटी देख के गोली मार दी गई थी। इसके पीछे लश्कर तैयबा का हाथ है। और ये पैटर्न जो है, भारत ने कहा कि हम 0 टॉलरेंस रखते हैं टेररिज्म के खिलाफ, आपने इसको मेंशन नहीं किया।
तो ये दिखाता है कि कैसे आपने ट्रेन हाईजैकिंग को मेंशन किया, इसको मेंशन नहीं किया। क्लियरली वो दिखा रहा है कि ये आप एक तरफा व्यवहार कर रहे हैं, इसको भारत सपोर्ट नहीं करने वाला। और उन्होंने पूरी तरह टेररिज्म पर काफ़ी बातें बोली कि भाई आपको समझना पड़ेगा कि टेररिज्म और टेररिज्म के खिलाफ डिसाइसिव एक्शन लेने की ज़रूरत है। जो उसके स्पॉन्सर्स हैं, जिसको बढ़ावा दे रहे हैं, उनको कॉल आउट करना, उनको आइसोलेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो करोगे ही नहीं तो रैट्स जैसा इनिशिएटिव किसी काम का ही नहीं है। कई देशों में इस बार ये कई तरह की घटनाएं हुई और पाकिस्तान ने खासतौर पे जो हमेशा से उसको इस्तेमाल किया एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी, कि उनकी वो नीति है, नीति का पार्ट बना लिया आतंकवाद फैलाना। तो ऐसे देश को जब तक आप सजा नहीं दोगे तो आप क्या बात करोगे। ये सब सारी बातें भारतीय डिफेंस मिनिस्टर ने एससीओ के मंच से बोली है। वो दिखाता है कि भारत ने क्लियरली बोला कि हम डबल स्टैंडर्ड्स को बिल्कुल भी नहीं मानेंगे और हम किसी भी ऐसे देश को क्रिटिसाइज करने से पीछे नहीं हटेंगे या उसको सजा देने से पीछे नहीं हटेंगे जो आतंकवाद से जैसी गतिविधियों में इन्वॉल्व रहता है। इस एक्शन का मतलब यह है कि भारत ने खुला स्टैंड लिया है कि भाई आप सब कुछ अपने हिसाब से नहीं कर सकते हो। अब आप सोचोगे भाई यहाँ तो रशिया भी है, ये फिर कैसे हुआ। देखो चाइना तो अमेरिका का एक तरह से कह सकते हैं अभी तो बाप ही बना हुआ है, वो डोमिनेट कर रहे हैं सब चीज़ों को। कोलोकली इन द सेंस पॉलिसी लेवल में वही डिसाइड करते हैं कि पाकिस्तान क्या करेगा। तो यहाँ अगर हम देखें तो रशिया अभी यूक्रेन वॉर में लगा पड़ा है, रशिया को तेल बेचना है, उसे चाइना की ज़रूरत है। चाइना चाहे तो डोमिनेट कर सकता है और वो डोमिनेशन वो यहाँ दिखा रहा है। और इस साल चाइना एससीओ का चेयरमैन भी है। तो क्लियरली ये मीटिंग भी क्विंगडाओ में हुई थी डिफेंस मिनिस्टर्स की। तो क्लियरली यहाँ पर पाकिस्तान ने चाइना को बोला भाई हमारी मदद करो और उन्होंने उसकी मदद कर दी। और यहाँ पर उस पर हुए हमले का जिक्र है, भारत पे इससे बड़ा हमला जो है उसका कोई जिक्र नहीं है। तो चाइना ने अपने क्लाउड का इस्तेमाल किया और ये साइन ना करना दिखाता है कि इस साल एससीओ में एक जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आएगी क्योंकि इंडिया ने साइन करने से मना कर दिया। ये इंडिया का स्टैंड क्लियर करता है कि हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और हम टेररिज्म और बिजनेस एज यूजुअल नहीं चलने देंगे। ये कीवर्ड्स बहुत बड़े इंपॉर्टेंट है, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन टेररिज्म एंड टेररिज्म एंड बिजनेस एज यूजुअल कैन नॉट गो टुगेदर। एससीओ काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट्स विल मीट इन तिएंजिन में मिलेंगे ऑटम में, जहां पर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं वो मिलेंगे और तब देखेंगे कि भाई वहां क्या होता है। अभी तो डिफेंस मिनिस्टर्स की बात हुई थी। तो भारत एससीओ को जो अप्रोच करता है उसको लेकर पॉलिसीज है भारत की एंगेजमेंट पॉलिसी। पहला, हमें एससीओ के साथ क्यों रिश्ते बनाने हैं। एक, सिक्योरिटी कॉपरेशन। भारत को चाहिए कि जो सेंट्रल एशिया का मार्केट है ना, वहाँ पर बहुत सारा यूरेनियम है, वहाँ बहुत सारा ऑयल है। हम वो ऑयल और जो यूरेनियम है वो पाना चाहते हैं, उस मार्केट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कनेक्टिविटी बिल्ड करना चाहते हैं, रशिया तक वाया रैंड पहुँचना चाहते हैं। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। तो वहाँ पर आतंकवाद भी काफ़ी ज़्यादा है, उसको कनेक्ट करना। तो इसलिए हम वहाँ पर INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के ऊपर फोकस कर रहे हैं। हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि ये हमारे मुख्य मुद्दे हैं जिसके हिसाब से आप एंगेज करेंगे। किसी के कहने पर या किसी के दबाव में हम नहीं आएंगे। तो ये प्रमुख मुद्दे जो हमारा फोकस है। तो यही एससीओ को लेकर इंडिया की अप्रोच है जो आपको ध्यान में रखनी है। अब इस पूरी कहानी को देखें तो क्या हुआ, इंडिया ने साइन नहीं किया जॉइंट स्टेटमेंट। ये दिखाता है कि भारत एससीओ को रिजेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन भारत अपने कोर इंटरेस्ट को कभी पीछे नहीं छोड़ेगा। भारत जिस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में मानता है, भारत उसको आगे बढ़ाएगा। भारत जिस एक कोर चीज के ऊपर फोकस करता है कि वी विल नेवर हैव अ सिस्टम वेर इन वी विल कॉम्प्रोमाइज ऑन टेररिज्म एंड वी विल नॉट हैव टेररिज्म एंड बिजनेस एज यूजुअल। ये तीसरी बार है, पहले भी रैट्स में और एनएससीबी में इंडिया ने विरोध किया था। और क्या कारण था डिसेंट का कि भाई आपने आतंकवाद को सेलेक्टिवली कंडेम किया है, आपने पहलगाम को नहीं किया। सॉरी ये डेटा गलत है, आपने पहलगाम को ओमिट कर दिया और ये डबल स्टैंडर्ड्स दिखाता है। इन्होंने पहले भी जब हमने कोशिश की थी कि जमात उद दवा हो गया या लश्कर तैयबा को या जैश ए मोहम्मद को, जो हमने कोशिश की कि भाई उनको यूएन में डेजिग्नेटेड टेररिस्ट बनाया जाए, तो चाइना ने बचाने आ गया था उसको। तो ये दिखाता है कि मसूद अजहर को आप डेजिग्नेशन को बैक करते हो, आपको ब्लॉक करता है चाइना। तो और एससीए में उस समय वो रैट्स भी करता है, रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर। जब आप एंटी टेरर स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हो, उसी ठीक समय में आप मसूद अजहर जैसे व्यक्ति को बचा रहे हो, वो दिखाता है कि काफ़ी दिक्कतें हैं। और बलूचिस्तान का रेफरेंस होता है। इंडिया ने बोला ये शंघाई स्पिरिट का उल्लंघन है, जहां पर आप इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हो। और भारत क्लियरली यहाँ दिख रहा है आपको कि भारत अपने जो एक कोर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उसको आगे रख रहा है। एससीओ के हेडक्वार्टर्स क्या है, इसकी ग्लोबल पॉपुलेशन 40%, 30% ग्लोबल जीडीपी है। इसके मेंबर्स में 9 बोला, असल में कितने हैं अभी? 10 है, 10 मेंबर्स। बेलारूस इज द न्यू वन, तो 10 मेंबर हैं। शंघाई स्पिरिट है, इसके मतलब कहा जाता है म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। भारत ने यह भी कहा कि आप देखिए शंघाई प्रिंसिपल में लिखा है कि आप किसी के अंदरूनी मामलों में बात नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपने जो उनके देश में एक मिलिटेंट ग्रुप है उसने क्या किया उसके खिलाफ आप बात कर रहे हो, लेकिन पहलगाम टेररिस्ट अटैक के बारे में बात नहीं कर रहे हो, जो आपको दिखा रहा है कि आपकी एक तरफा सोच है।
रेड्स इनका एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, जॉइंट एक्सरसाइजेज होती है, पीस मिशन वगैरह, तो ये एससीओ की खास बात है। तो एससीओ में भारत अपनी मल्टी आइलैंड पॉलिसी भी दिखा रहा है कि हमने आरसेप साइन नहीं किया, हमने यूक्रेन पे एब्सटेंट किया, लेकिन हम एक साथ क्वाड पर भी बैठे हैं जहां अमेरिका हमारे साथ है, एससीओ में भी है जहां रशिया हमारे साथ है। पर एससीओ की अंदरूनी काफ़ी दिक्कतें हैं। चाइना पाकिस्तान इसको डोमिनेट कर रहे हैं आज के टाइम में। भारत के संबंध वेस्ट के करीब हो रहे हैं और वेस्ट की विवाद है रशिया के साथ और ईरान के साथ। हम आईएनएसटीसी को पुश करना चाहते हैं, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये कॉरिडोर इंडिया, रशिया और ईरान के बीच में है, जो बीआरआई का, चाइना का जो एक बेल्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जहां चाइना कोशिश कर रहा है कि रोड, हाईवेज, ब्रिजेस बना रहा है, हम उसका अल्टरनेटिव क्रिएट कर रहे हैं। तो जिसका अल्टरनेटिव आप लेके आ रहे हो उसके साथ ही उस जगह बैठे हो, तो विवाद है। तो इस चीज को लेकर काफी चैलेंजेस आए हैं। भारत ने अपना एक स्टैंड क्लियर किया है टेररिज्म को लेकर। अगर एससीओ अच्छे से चलता है तो भारत के पास मौका होगा सेंट्रल एशिया का एनर्जी एक्सेस करने का, कनेक्टिविटी का, अफगानिस्तान की सिक्योरिटी थोड़ी बेहतर करने का। पर विवाद है, सीपेक, बीआरआई, चाइना, पाकिस्तान, इन सभी कारणों से चीजें आगे नहीं बढ़ पा रही, इसलिए इंडिया को बैलेंस करके चलना पड़ रहा है एससीओ को। तो अभी ये रियलिटीज हैं एससीओ की। ये की आपके दो जो आर्टिकल ये आपके मेंशन कर रहे हैं कि भाई क्या इसका की रोल है, वो हमने यहाँ मेंशन कर दिया। तो एससीओ में ये क्यों, ये एक स्टेटमेंट क्यों रेलेवेंट है, इसके सारे आयाम हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब लास्ट आर्टिकल के ऊपर आते हैं जो बात कर रहा है एक नए नेक्सस की जो यहाँ उभर रहा है। अभी तक हम मानते थे कि चाइना एक प्रिक एक्सेस बना सकता है, पाकिस्तान, रशिया, ईरान, चाइना एक्सेस, क्योंकि चाइना के ऊपर इन तीनों की निर्भरता बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये आर्टिकल अगेन आईआर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक नए नेक्सस की बात की गई है, जहाँ पर आप देख रहे हो एक नया एक्सेस उभरता हुआ। ये तीनों स्ट्रेटेजिक कमिटमेंट क्या है उसको समझेंगे, जो है चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनके बीच में एक नया ट्राइलेटरल नेक्सस बनता आपको दिख रहा है, जो कुनमिंग में इनकी मीटिंग हुई। इसका मतलब ये और डीप एंगेजमेंट चाहते हैं और ये दिखा रहे हैं कि वो कैसे चीज़ों को पुश करना चाह रहे हैं। इससे जस्ट पहले चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान की मीटिंग मई में हुई थी, जहां वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को, सीपेक को बढ़ाकर अफगानिस्तान में आगे लेके जाना चाहते हैं। तो सीपेक को चाइना जैसे ही अफगानिस्तान में एंटर करेगा, अफगानिस्तान में लगभग $1 ट्रिलियन का संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, उस पर नजर है चाइना की। तो चाइना उसको बढ़ाना चाह रहा है। चाइना पाकिस्तान और बांग्लादेश के करीब और बढ़ा रहा है। पाकिस्तान तो गुलामी एक तरह का उनका, बांग्लादेश के साथ भी वो अपनी चीजें और बढ़ा रहे हैं। इनके अलावा यहाँ एक चीज क्लियर आपको देखने को मिलेगी कि चाइना ने एक नई स्ट्रेटजी यूज की है कि चाइना क्या करता है, ट्राइलेटरल मैकेनिज्म का इस्तेमाल कर रहा है, जहां वो दो देशों के साथ मिलेगा, उनके बीच में जो दिक्कतें उनको दूर करने की कोशिश करेगा, उनको और पैसा देगा और बदले में फिर उनके कुछ इलाकों पे इनडायरेक्टली ही सही अपना प्रभुत्व बना देगा। तो इससे दिखाता है कि कैसे चाइना पाकिस्तान को एक स्टेक होल्डर बना के इस रीजन में। देखियो पाकिस्तान भी था अफगानिस्तान की डील में और बांग्लादेश के साथ भी, तो पाकिस्तान को मोहरा बना के उसकी इज्जत बढ़ा के उसको देखा ये आदमी है ना भाई, इससे बात करो, उसको पुश करना चाह रहा है। वो क्लियरली दिखाता है कि चाइना एक नई अलाइनमेंट पुश कर रहा है, जहां वो पाकिस्तान के कंधे से बंदूक चला रहा है और पाकिस्तान जो उसका इंपॉर्टेंट अलाई है, उसको इस रीजन में, पाकिस्तान को रीजनली वो और ज्यादा वर्चस्व वाली स्थिति में देखना चाहता है, रीजनली रेलेवेंट बनाना चाहता है। भाई क्या है ना, पाकिस्तान रीजनली इररेलेवेंट है, अफगानिस्तान देखना नहीं चाहता पाकिस्तान की तरफ, बांग्लादेश से पहले उनके खुद ही विवाद थे और खुद वे गिरे पड़े देश हैं। लेकिन ये ट्राइलेटरल्स के थ्रू दे आर मेकिंग अ मैकेनिज्म टू मेक पाकिस्तान रेलेवेंट इन दिस रीजन। और चाइना को वैसा देश मानता है जो उनका ऑल वेदर अलाई है। पाकिस्तान कहता है कि भाई चाइना के साथ हमारी दोस्ती हायर देन द हिमालयाज, डीपर देन द ओशन, स्वीटर देन हनी है। और ऑलरेडी उनको कई सारे फाइटर जेट्स की डील भी अभी पाकिस्तान के साथ चाइना कर रहा है, जहां उन्होंने बोला है कि उनको अपने J-10 वो फाइटर जेट्स भी देने को तैयार है। और वो अभी चाइना के ऊपर पूरी तरह निर्भर है, लगभग $50 बिलियन के आसपास जो है सीपेक में पाकिस्तान के ऊपर पैसा उन्होंने ओवरऑल लगाने की बात की थी। ऑलरेडी 29 बिलियन तो उसमें लग चुके हैं। 80% जो चाइना के हथियार हैं वो पाकिस्तान के हथियार चाइना से आते हैं। चाइना के आतंकवादियों को शरण देता है वो और छुप बचाता है इंस्टीट्यूशंस में, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में भी जो चीज़ें थी वो पाकिस्तान चाइना का नेक्सस हमें देखने को मिल रहा था। पाकिस्तान ने चाइनीज़ हार्डवेयर का इस्तेमाल किया, चाइनीज़ मिसाइल इंडिया के खिलाफ फायर की, उनके फाइटर जेट्स यूज़ किए। तो वो दिखा रही है कि इनकी जो आयरन क्लैड फ्रेंडशिप है उसको पुश करना चाह रहे हैं। इसके अलावा अब ये अफगानिस्तान के साथ जो ट्रायल मीटिंग होती है ये दिखाता है कि धीरे धीरे ये चीज़ें कहीं और शिफ्ट होती जा रही हैं। यहाँ पर चाइना और पाकिस्तान कोशिश कर रहे हैं +1 करने का, चाइना पाकिस्तान +1 में अफगानिस्तान
आ जाए, बांग्लादेश आ जाए, बांग्लादेश अगर इनके करीब आ गया तो चिकन नेक पे जो हमारा खतरा है बना वो हमेशा बना रह जाएगा। हमें बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है कि हमारे खिलाफ दो फ्रंट ना खुल जाए। अभी देखो यहाँ पर है ना डोकलाम है, डोकलाम में ही चाइना पहले यहाँ पर मिलिट्री का काम करने की कोशिश कर रहा था, जिसको हमने रोका था। अब अगर बांग्लादेश के साथ उनके संबंध बढ़ जाते हैं तो यहाँ नीचे भी वो प्रेजेंट हो जाएंगे, और बांग्लादेश के साथ उनकी अगर दोस्ती और ज़्यादा बढ़ी, ऑलरेडी बांग्लादेश में एक इंपॉर्टेंट पोर्ट प्रोजेक्ट, दो पोर्ट प्रोजेक्ट वो कर रहे हैं। चाबहार की हम बात करें या पायरे पोर्ट की बात करें, वो दो इंपॉर्टेंट पोर्ट हैं। चाबहार नहीं, चिटगोंग पोर्ट में काफ़ी पैसा लगाया है चाइना ने, और पायरा पोर्ट में भी काफ़ी ज़्यादा पैसा वो लगा रहे हैं। ऑलरेडी दो मेजर पोर्ट यहाँ बन रहे हैं, तो बांग्लादेश में वो काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इसके बाद ये दोस्ती इनकी और बढ़ती हुई भारत के लिए एक दिक्कत खड़ी कर सकती है। इंडस वाटर ट्रीटी पे भी उन्होंने कहा था कि भाई इंडस वाटर ट्रीटी अगर आप हस्तक्षेप करोगे उसमें तो हम दबाव आपके ऊपर बना सकते हैं। भारत ने जो पहलगाम अटैक हुआ था उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म कर दिया पूरी तरह से कि हम नहीं मानते इसको, हम इसको अबेंस में डाल रहे हैं। लेकिन अब चाइना यहाँ पर वो बंदूक इंडिया को दिखा रहा है कि देखो हमारे देश से भी नदियाँ आपके देश में जाती है, खासतौर पर ब्रह्मपुत्र, तो वहाँ हम भी कुछ आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं। अब कमाल की बात यह, चाइना ने इंडिया के साथ कोई वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट नहीं किया है और वो भारत को ज्ञान देने आ रहा है। ठीक है, वो दिखा रहा है कि चाइना कैसे कोशिश करता है। इससे पहले डोकलाम हो, गलवान हो, वहाँ पर चाइना ऑलरेडी हमें पुश कर चुका है। चाइना लगातार इस रीजन में इंडिया के साथ वाली कंट्रीज के साथ, जो भी इंडिया के साथ बॉर्डर टच कर रही हैं, उनमें अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। चाहे चाइना की कोशिश है कि नेपाल की पॉलिटिकल पार्टीज में वो अपने लोगों को बैठा रहा है, पैसे खिला रहा है, अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है थ्रू अपनी एम्बेसी। श्रीलंका में लोन दे रहा है, श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट उनके कब्जे में आ चुका है, 99 साल की लीज पर हम्बनटोटा पोर्ट उनके हाथ में आ चुका है। नहीं, अगर आप इंडिया को देखो तो यहाँ वो हम्बनटोटा पोर्ट में बैठे हुए हैं, यहाँ पाकिस्तान उनके पास में है, ऊपर से एक कॉरिडोर जा रहा है, बांग्लादेश के साथ संबंध डेवलप कर रहे हैं। तो भारत को घेरने की पूरी तैयारी वो हर तरफ से कर रहे हैं। तो इसलिए इंडिया को भी ज़रूरत है कि इंडिया भी यहाँ पर उनको काउंटर करने की तैयारी करे। लेकिन यहाँ एक और प्लेयर इस मैदान में और है, इतना ही नहीं, अफगानिस्तान है, वहाँ पहुँचे क्योंकि सीपैक लेके जाएंगे। अब तालिबान को बोलेंगे पैसा मिलेगा, हम आपके रिसोर्सेज निकालेंगे, हम हाईवेज बनाएंगे, रोड बनाएंगे, भाई हमें आने दो। और वो घुस गए तो फिर वहाँ भी कोई ना कोई अपना पेच फंसाकर वो ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे, संसाधनों पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ मालदीव्स है, मालदीव में भी पैर पड़ाने की थोड़ी सी कोशिश ये कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनको जो मोहम्मद मुइज़ी उन पर ज़्यादा भरोसा नहीं है। क्योंकि मोहम्मद मुइज़ी जब यहाँ पे चुन के आया ना मालदीव में, पहले इंडिया के खिलाफ खूब आग बोली, लेकिन जब चुन के आ गए तो भारत के करीब आते दिखे थोड़े से। नेपाल ने BRI साइन कर रखा है, लेकिन नेपाल को सब कुछ मुफ्त में चाहिए। तो नेपाल ने कहा भाई हमें लोन नहीं लेना, हमें ग्रांट में दे दो। ग्रांट और लोन को लेकर काफ़ी विवाद यहाँ पर है कि नेपाल पैसे वापस करेगा नहीं, तो उस चक्कर में चाहते थे कि भाई इसको ग्रांट में कन्वर्ट कर दो, जो चाइना डर रहा है करने से। तो वहाँ पर भी एक विवाद है, इसलिए प्रोग्रेस ज़्यादा हो नहीं पाई। श्रीलंका में इनके क्लोज टाइज थे, लेकिन अभी जो कुमारा दिसानायके इनके नए प्रेसिडेंट बने हैं, उन्होंने भारत के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने की बात करी है, और उन्हें पता है कि वो भारत पहले आए चाइना जाने से पहले, जो दिखाता है कि हाँ वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि हम चाइना को छोड़ नहीं सकते। पाकिस्तान चाइना के पास है, श्रीलंका में हम्बनटोटा का पोर्ट उनके पास है, लेकिन ये जानते हुए कि चाइना उनके लिए रेलेवेंट है, उनको पैसा खिला रखा है, चाइना ने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, और लगभग उनकी इकोनॉमी को बर्बाद करने में कुछ हद तक रोल चाइना का भी था, क्योंकि चाइना को बहुत सारी लोन रिपेमेंट श्रीलंका को करनी थी US डॉलर्स में, वो देते देते उनका बैंक बर्बाद हो गया। लेकिन उसके बावजूद जो ये नए राष्ट्रपति इनके चुन के आए, इन्होंने पहले भारत की यात्रा की। अमूमन यही होता है, कोई भी राष्ट्रपति अगर श्रीलंका में आता है चुन के तो पहले इंडिया की यात्रा करता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत आने के बजाय चीन जाना प्रेफर करने लग गए थे, क्योंकि वो दबदबा दिखा सके भाई चाइना से डील कर लेंगे, इंडिया देखो पैसे दो नहीं तो हम इनसे पैसे ले लेंगे। लेकिन अब यहाँ कहानी अलग है। लेकिन बांग्लादेश के केस में चीज़ें थोड़ी सी अलग हैं, क्योंकि हमारे अभी तलखी चल रही है उनके साथ, और वो भी चाइना के करीब जाते दिख रहे हैं। अगर आप बांग्लादेश की बात करें तो वहाँ हमारे विवाद हैं, विवादों के बावजूद भारत ने नेपाल, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक पूरी जो पावर एग्रीमेंट हुई है ट्रायलैटरल, उसको बिल्कुल भी रोकने की कोशिश नहीं किया। कोई बात नहीं, चलने दो, हम इसको होने देंगे, जबकि हमारा विवाद है। वो दिखाता है कि भाई भारत भी यहाँ पर प्ले कर रहा है, ये नहीं कि भारत ने सब कुछ छोड़ रखा है। तो ये दिखा रहा है कि भारत को और कमज़ोर करने के लिए, देखिए अब हो ये गया है कि एक समय में ना इंडिया के आसपास जितनी कंट्रीज थी सबके साथ इंडिया के विवाद थे। अभी मालदीव्स में जो मोहम्मद मोइज़ू हैं, जो भारत के खिलाफ गालियां दे दे के भारत इंडिया आउट कैंपेन चला के चुन के आए, वो इंडिया के थोड़े करीब आए। श्रीलंका पूरी तरह तबाह हुआ तो हमने उनको लोन प्रोवाइड किया, हमने सपोर्ट किया। तो श्रीलंका के नए राष्ट्रपति ने भी भारत की यात्रा पहले करी है। इसके अलावा बांग्लादेश शेख हसीना के पीरियड में तो बहुत ही करीब हो गया था इंडिया के, अब वहाँ थोड़े विवाद होने लग गए, दूसरी बात है। तो इन तीनों को, और नेपाल वगैरह तो भारत पर निर्भर है ही है।
और नेपाल के साथ जो कोशिश चाइना कर रहा था कि ट्रांस हिमालयन रेलवे लाइन बनाएंगे, यानी हिमालय के नीचे से एक रेलवे लाइन लहासा से लेकर काठमांडू तक लेके आएंगे, उनके हाईवे प्रोजेक्ट्स, उनकी पावर ट्रांसमिशन लाइंस, उनके लिए वेस्ट सेती प्रोजेक्ट जो एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट था बिजली बनाने वाला, वो भी हम बना के देंगे। उनमें से कोई प्रोजेक्ट अभी तक ज़मीन पे आता दिख नहीं रहा और पाकिस्तान इकलौता खिलाड़ी है जो यहाँ पर उनके कब्जे में है। तो वाया पाकिस्तान वो अपनी रीजनल प्रेजेंस और बढ़ाना चाहते हैं और चाहते हैं कि भारत अपनी स्थिति मजबूर ना करे अपनी नेबरहुड में, तो हम अपना पैर यहाँ पर जमा के रखें। तो इसलिए पाकिस्तान और चाइना मिलके यहाँ पर ट्राइलेटरल्स का इस्तेमाल करें अपना पैर और ज़्यादा जमाने के लिए। तो ये कोर कहानी है। इसलिए भारत को भी प्रैग्मेटिकली यहाँ पर अब एंगेज करना पड़ेगा। भारत को इसलिए भारत ये नहीं कर सकता कि तालिबान के साथ बात ही ना करे, क्योंकि हम बात नहीं कर रहे तालिबान के साथ, हम कह रहे हैं कि तालिबान को हम नहीं मान रहे, तो वहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। क्यों क्या है वैक्यूम? कि अभी तक वहाँ कोई ग्लोबल लीडर, वहाँ पर कोई ऐसी कंट्री के साथ तालिबान के संबंध नहीं। उनको चाहिए पैसा, मदद और सपोर्ट। भारत ने ऑलरेडी 2 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखे हैं अफगानिस्तान में। पहले तालिबान आया, हमने सब कुछ बंद कर दिया, लेकिन हम कब तक बंद रखेंगे? अगर हम वहाँ से बिल्कुल भी अटैच नहीं होते तो वहाँ चाइना घुसेगा ही घुसेगा। तो इंडिया को तालिबान के साथ भी बैलेंस करके एंगेज करना पड़ेगा, बांग्लादेश के साथ भी हमें बैलेंस करके एंगेज करना पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश और अफगानिस्तान ने पहले संबंध अच्छे थे पाकिस्तान के साथ एक समय में, और अगर और अच्छे संबंध अब बनने लग गए तो भारत के खिलाफ आतंकवाद का सहारा मिल जाएगा पाकिस्तान को। आतंकवादी इंडिया में और एंटर करवा सकता है, दिक्कतें भारत के लिए बढ़ सकती हैं। तालिबान के पास हथियार है, बांग्लादेश का बॉर्डर इंडिया के साथ लगता है, तो इस रीजन में दोबारा वो रेलेवेंट हो जाएगा अगर वो बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव इनके साथ संबंधों को डेवलप करता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि इंडिया इस तिकड़ी को तोड़े, क्योंकि चाइना अपने साथ पाकिस्तान को लाता है और मीडिएटर के थ्रू बात कर रहा है ताकि पाकिस्तान इस रीजन में रेलेवेंट हो जाए, जो अभी इस पूरे रीजन में इररेलेवेंट एक तरह से है। तो इसीलिए ज़रूरत है कि भारत यहाँ पर प्रैग्मेटिक पॉलिसी लेके आए, और भारत कोशिश ये कर रहा है कि साउथ एशियन कंट्रीज के साथ मिलकर आतंकवाद और इनसे जुड़ी हुई चीज़ों का निपटारा करे, अन्यथा चीज़ें और ख़राब हो सकती हैं। और इसलिए भारत को एक बैलेंस बनाना पड़ेगा, और साउथ एशियन कंट्रीज़ भी जान रही हैं जो बाकी हैं कि उन्हें भारत और चाइना के बीच में बैलेंस बनाना पड़ेगा। यहाँ बीजिंग पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है इस रीजन में और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने के लिए, और इंडिया को भी तैयार रहना पड़ेगा। जहाँ रोल हम बड़ा निभा सकते हैं वहाँ हम उसके लिए तैयार रहें। अब यहाँ देखिए जो बोला गया ना, ये नए नए ट्रायल्स बन रहे हैं, इसको मैंने एक बेसिक आपको पहले माइंड में दिखाया था और उसको देख लेते हैं कैसे यहाँ इंटीग्रेशन हो रहा है। अरेबियन सी में बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान के साथ वो जॉइंट नेवल ड्रिल्स करते हैं, पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। चाइना के J-10C जो फाइटर जेट्स हैं वो पाकिस्तान को बेच रहे हैं, डिफेंस पार्टनरशिप। काउंटर टेररिज्म और इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहा है चाइना पाकिस्तान के साथ। चाइना ईरान के बीच में 400 बिलियन की डील हो गई है। ग्वादर चाबहार कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट अनाउंस हो गया है। पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन के ऊपर बात होनी स्टार्ट हो गई है। अफगानिस्तान में CPEC बढ़ने वाला है, ठीक है। प्रो पाकिस्तान UN इंटरवेंशंस आ रहे हैं। इसका मतलब पूरे रीजन में आसपास देखो, ईरान में, ठीक है, उनके साथ एक पूरा लंबा चौड़ा एग्रीमेंट उन्होंने कर चुके हैं। $400 बिलियन की डील है। 25 साल तक ऑयल वो सप्लाई करेगा ईरान चाइना को, हालांकि वो वॉर से पहले ही हो चुका था। अफगानिस्तान में वो इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं, और श्रीलंका तो मालदीव में ऑलरेडी उनका बहुत सारा कर्जा पहले से पड़ा हुआ। तो दिख रहा है कि हर रीजन में इंडिया के आसपास भारत को घेरने की तैयारी उनकी पूरी हो चुकी है। तो ये समझने की जरूरत है कि भारत भी इसको रियलाइज करे और तैयार रहे कि अपने आसपास इनका अपना पैर न जमने पाए। तो देखो अभी जो नेक्सस बन रहा है वो क्यों बन रहा है? बेल्ट एंड रोड चाइना एक्सपेंड कर रहा है, और बेल्ट एंड रोड एक्सपेंड करने में वो अफगानिस्तान में एंटर कर रहा है। चाइना को सैंक्शन से रिलीफ चाहिए, तो वहाँ उनके साथ उसने लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट कर लिया। पाकिस्तान की मिलिट्री को पैसा चाहिए, कश्मीर का एजेंडा है, वो चाइना ही पुश करता है। तो अब अगर आप देखो, चाइना ईरान के बीच में $400 बिलियन की डील हो गई। CPEC ग्वादर चाबहार लिंक बनाने की कोशिश की जा रही है, और जो रुपी रियाल ट्रेड बाईपास करने की कोशिश की जा रही है। ज़्यादा नेवल ड्रिल्स कराए जा रहे हैं। अफगान तालिबान को रिकॉग्निशन की कोशिश की जा रही है। एंटी इंडिया रेजोल्यूशन लाने की कोशिश की जा रही है। इंडियन ओशन रीजन में बेस का एक्सेस लेना चाहता है चाइना की, किसी भी तरह में मालदीव में एक मिलिट्री बेस मिल जाए, उसकी पूरी कोशिश थी चाइना की। अभी तक मिल नहीं पाया, पर पूरे प्रयास में थे। इसका मतलब भारत को हर तरफ से घेरने की तैयारी है। तो भारत ने भी इसकी तैयारी कर रखी है। भारत ने भी क्वाड पे काम किया है, I2U2 पे काम किया है, इंडो पैसिफिक में हम काम कर रहे हैं, अमेरिका के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ। हमने भी बॉर्डर्स पे S-400 जमा कर रखे हैं। हमने भी एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। हमने भी कोस्टल सर्विलेंस के रडार्स तैयार कर लिए हैं, एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप किया है। हमने भी BRI जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जिसके अंदर सब पार्ट है CPEC, उसको काउंटर करने के लिए हमने INSTT सागर इनिशिएटिव इसके ऊपर काम किया है। हमने दक्कन पोर्ट ओमान में वहाँ काम करना स्टार्ट कर दिया है। हम भी रुपए को और स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, सिक्योरिटी के हर फ्रंट पे अपने आप को पुश करना चाह रहे हैं।
तो हमने हर लिहाज से चाइना को काउंटर करने के लिए मिलिटरली और इकोनॉमिकली पुश करना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन हमारे रीजन के आसपास नए नए ट्रायलैटरल्स के थ्रू चाइना और एक्सेस खड़े करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो चाइना पाकिस्तान अफगानिस्तान हो, चाहे चाइना ईरान पाकिस्तान हो। और आपने देखा एससीओ में भी वो उनका एजेंडा पुश करने में पीछे नहीं हट रहे। तो भारत के पास मौका है कि भारत तैयार रहे ऐसी किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए और अपने रीजन में चाइना की डोमिनेशन ना स्थापित होने दे। तो ये थे आज के आर्टिकल्स। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। देखने के लिए धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग PW ओनली IAS।